बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना हम पढ़ेंगे कि जो साइकाट्री के अंदर दी हुए टॉपिक के ड्रग इंटॉक्सिकेशन और उसके विड्रॉल के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इस तरह के सवाल जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पढ़ने के लिए। हर तरह के एग्ज़ाम में एफसीपीएस हो गया, एमआरसीपी हो गया, या जिसने जो भी एग्ज़ाम देना है कि कोई प्लैब देता है या एएमसी देता है, किसी तरह के भी जो है ना प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स के अंदर ये बड़े काम के होते हैं। तो इनको हम पढ़ लेते हैं। मेरा भी रिवाइज़ हो जाएगा, आपका भी रिवाइज़ हो जाएगा। तो इसको मिल के हम पढ़ लेते हैं। बाकी अगर कोई मुझसे बताने में मिस्टेक हो गई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे करेक्ट कर सकते हैं। सीखने सिखाने का अमल होता है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ये होता है कि हमने ये याद करना है कि जो साइको एक्टिव ड्रग इंटॉक्सिकेशन है, उसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है कि सबसे पहले जो आ रहा है वो डिप्रेसेंट्स आ रहे हैं। डिप्रेसेंट्स के नाम से भी पता चल रहा है कि हर चीज़ को डिप्रेस कर देंगे। अब नॉन स्पेसिफिक जो सिम्पटम्स होते हैं डिप्रेसेंट के, वो क्या होते हैं? मूड को एलिवेट कर देंगे, यानी कि जो डिप्रेस करना था, एक मूड को स्टेबलाइज करना था, यानी कि एक मूड को स्टेबल नॉर्मल पोजीशन में रखना था, नॉर्मल से हट के उसे जो है ना वो बढ़ा देंगे। ठीक है। और एनजाइटी इससे कम हो जाएगी। डिप्रेसेंट है तो हर चीज़ को डिप्रेस कर रहे हैं, तो एनजाइटी इससे कम हो जाएगी। सीडेशन, नींद आने लग जाएगी। जब नींद आएगी तो एनजाइटी कम हो जाएगी। बिहेवियरल डिसइनिबिशन हो जाएगी। जो इनहिबिट करना था बिहेवियर को, वो इनहिबिशन नहीं होगी, क्योंकि हर चीज़ कम हो रही है तो इनहिबिशन नहीं होगी, डिसइनहिबिट हो जाएंगे तो उससे जो है ना मूड एलिवेशन हो जाएगी। रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा इसकी वजह से। हर चीज़ को डिप्रेस कर रहे हैं तो जो आपके पास सांस लेने का अमल है, रिस्पायरेशन है, वो भी डिप्रेस हो जाएगी। सीएनएस डिप्रेशन के तौर पर काम करते हैं ये। तो एनजाइटी को कम कर देंगे, सिडेशन कर देंगे। एनजाइटी को कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं ये, तो हमें इससे भी पता चल रहा है कि इसमें बेंजोडाइज़ेपिन्स आ रही हैं और बारबिटूरेट्स आ रहे हैं, जो कि एनजाइटी को ख़त्म करती हैं, एंशियोलिटिक्स होती हैं। अगर हम विड्रॉल में जाएँ, अगर ये चीज़ें हटा दें, तो जो नॉन स्पेसिफिक सिम्पटम्स होते हैं जो हर किसी में तकरीबन आ रहे होते हैं, वो क्या होते हैं? हमने पढ़ना होता है एनजाइटी पहले। अगर इसकी ड्रग ओवरडोज ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास एनजाइटी ख़त्म हो जाएगी। अगर जो है हम इसको रिमूव कर देंगे तो एनजाइटी ज़्यादा हो जाएगी। ट्रेमर, सीजर्स, खासतौर पर ये अल्कोहल के अंदर ये सारे सिम्टम्स आते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर जो है ना, इसको अल्कोहल, बारबिटूरेट्स, बेंजोडाइज़ेपिन्स का जो काम करने का तरीका है वो सिंपल ये है कि गाबा ए, वैसे तो गाबा बी भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा गाबा ए जो है उसको जाके पोटेंशिएट करता है। उसके एक ख़ास जो है जगह होती है, वहाँ पे जाके लगते हैं, सारे डिफरेंट जगहों पे जाके लगते हैं और अपना काम करते हैं। ठीक है। गाबा को और ज़्यादा हेल्प करते हैं अपना काम करने में। वहाँ के पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स होते हैं। और इसके अलावा अल्कोहल क्या करती है? वो इनहिबिट करती है ग्लूटामेट इंड्यूस एक्साइटेशन ऑफ एनएमडीए। ठीक है। हमारे पास एनएमडीए से इस तरह से याद कर लें, ये एनएमडीए एक रिसेप्टर होता है। उसकी जो ग्लूटामेट इंड्यूस एक्साइटेशन होती है, ग्लूटामेट ने आके लगना होता है, एक्साइट करना होता है, उसको जाके ये इनहिबिट करती है अल्कोहल, उससे एक्साइटेशन नहीं होने देती। एनएमडीए। जो मुल्तान में रहने वाले हैं उन्हें याद है कि एमडी एक चौक होता है, तो एन है जो उसको इनहिबिट करिए, ठीक है, उसकी एक्साइटेशन को। अब अल्कोहल किसी कोई बंदा ज़्यादा इंटॉक्सिकेट कर ले तो ये सिम्टम सारे के सारे जो हैं हमारे पास वो उठा के दे देगा एमसीक्यूज़ के अंदर या सिनेरियो के अंदर, तो हमने उसे रिकॉग्नाइज़ करना होगा। सबसे पहले अगर कोई बंदा अल्कोहल ज़्यादा ले तो इमोशनल लाइबिलिटी हो जाएगी उसकी। ठीक है। उसके अलावा स्लर्ड स्पीच, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्लर्ड स्पीच का जो अक्सर जो है ना वो उठा के दे देगा स्लर्ड स्पीच। अब ये एक और जगह पे भी आती है, वो भी देख लेना। एटेक्सिया हो जाएगा, वो सही तरह से चल नहीं पाएगा और उसके मुंह से फ्रूटी ओडोर आएगी, जब हमने पढ़ा कि अल्कोहल वालों की आती है। कोमा के अंदर जा सकता है वो बंदा अगर ज़्यादा पी लेगा। ठीक है। ब्लैक आउट्स हो सकते हैं, यानी कोमे के अंदर आएगा, उसे नज़र सही नहीं आ रहा। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर अल्कोहल वाला बंदा है उसके अंदर ना विटामिन, ये एमसीक्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर B1 की डेफिशिएंसी है और उसे आपने जो है ना वो ग्लूकोज दे दिया, एम्बुलेंस के अंदर आप ला रहे हैं, उसे अब सड़क से उठाया पुलिस ने, एम्बुलेंस में ला रहे हैं, ग्लूकोज दे दिया, यानी कि डेक्सट्रोज का सोल्यूशन दे दिया, तो अब B1 की डेफिशिएंसी उसके अंदर है, पहले से है, और अल्कोहल भी पीता है वो, तो वो फिर और मसला क्रिएट कर देगी, उसको बेहोश कर देती है या कोई और मसला क्रिएट कर देती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, B1 डेफिशिएंसी वगैरह में आता है। उसके अलावा AST और ALT के लेवल जो होते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेज हो जाते हैं। ख़ास तौर पे हमारे पास जो है ना AST के लेवल, इसको निमोनिक याद किया हुआ टोस्ट, कि हम अल्कोहल के साथ कोई बंदा टोस्ट ले रहा है। ठीक है। TOAST, AST के लेवल ज़्यादा, वैसे तो हर बीमारी में, लीवर डिजीज़ में ALT के लेवल ज़्यादा होते हैं, लेकिन इस डिजीज़ के अंदर जो AST के लेवल ज़्यादा होते हैं, 2 टाइम्स हो जाते हैं ALT से। ट्रीटमेंट क्या होता है? सपोर्टिव होता है, यानी कि फ्रूट से, तो आप उसको एंटी एमेटिक, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं तो एंटी एमेटिक्स दे देनी है। अगर कोई वही बंदा, अगर उसको अल्कोहल विड्रॉल हो जाए, यानी कि अल्कोहल नहीं पी रहा, तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? खासतौर पर ये सिम्टम्स उनमें कॉमन होता है जिसमें हॉस्पिटल में जाते हैं लोग,
तो ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हुई है और 1 दिन बाद 2 दिन बाद उसको कुछ ना कुछ सिम्टम्स आने लग जाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि हम इसको रिकॉग्नाइज़ करें एमसीक्यूज़ के लिए। अब अडॉप्टेशंस क्या आती हैं कि हमारे पास जैसे हमारे पास एनएमडीए रिसेप्टर था, अब ग्लूटामेट इसको पॉजिटिव दे रहा था और एम एनएम जो हमारे पास ये आया अल्कोहल आया, इसने इसको इनहिबिट कर दिया। तो उससे क्या होता है कि इंक्रीज ग्लूटामेट रिसेप्टर, जो ग्लूटामेट के रिसेप्टर जो है जो इनहिबिट हो रहे हैं, अब उनका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रिसेप्टर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि अब उनको इनहिबिट किया जा रहा है, तो वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फिर क्या होता है, जैसे हम छोड़ते हैं, जैसे अल्कोहल इनहिबिट इनहिबिट करना छोड़ देती है, तो अब रिसेप्टर बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं, तो उसकी वजह से जो है ना सिम्टम्स आने लग जाते हैं, सारी एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है, अनरेगुलेटेड एक्साइटेशन होने लग जाती है उनकी, ठीक है। तो यही चीज़ जब हम उसके रिसेप्टर जो हैं उसको जाके इनहिबिट कर रहे हैं, ग्लूटामेट इंड्यूस एक्साइटेशन जो है एनएमडीए रिसेप्टर की, उसको जाके इनहिबिट कर रहे हैं, तो रिसेप्टर क्या करते हैं, अपना अपना अमाउंट बढ़ा देते हैं कि शायद कहीं से कोई आ जाए, हम जहाँ पे चलो जहाँ पे इनहिबिट हो रहे हैं, लेकिन उसको इनहिबिट कर देगा, फिर इसको कर देगा, तो अपने रिसेप्टर की अमाउंट को बढ़ा देते हैं। अब इतने सारे रिसेप्टर हुए हुए हैं, जैसे अल्कोहल का जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ख़त्म होता है, अब इतने सारे रिसेप्टर हुए हुए हैं, वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और अपना काम जो है ना वो स्टार्ट कर देते हैं, और फिर ज़्यादा उसके जो है ना अल्कोहल विड्रॉल से जो है ना उसके सिम्टम ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके बाद ट्रीटमेंट जो इसका अल्कोहल विड्रॉल का सिम्टम ट्रीटमेंट होता है वो लॉन्गर एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन्स होती हैं, यानी कि हमारे पास 2 आती हैं, एक तो डायज़ेपम आता है, दूसरा क्लोरडायाज़ेपोक्साइड आते हैं। ये 2 ड्रग्स होती हैं जो हमारे पास जो है अल्कोहल विड्रॉल में काम करती हैं। एक हमारे पास क्या आता है, डायज़ेपम आता है, दूसरा क्लोरडायाज़ेपोक्साइड होती है। ये 2 चीज़ें जो हैं जो अल्कोहल विड्रॉल में काम करती हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास वो बताना चाह रहा है कि हमारे पास ये घंटों में लिखा हुआ है कि कुछ टाइम के बाद जो है हमारे पास क्या स्टार्ट होगा, तकरीबन 12 घंटे बाद अल्कोहल हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, और उसी में विड्रॉल सीजर्स भी आएंगे, और सबसे पहले जो है वो ट्रेमर्स, नींद नहीं आती, डायफरस, पसीना, गुस्सा, जीआई अपसेट हो जाएगा, फिर एंड में जाके डेलीरियम ट्रेमंस आएंगे। तो ये इसके सीक्वेंस लिखे हुए हैं कि कब क्या चीज़ें जो है ना वो किस तरह से आएंगी। इसका हमें सिर्फ ये इतना भी पता हो जाए कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। हमारे पास ट्रेमर्स आ रहे हैं, जो अभी ऊपर बताया था, सीजर्स आ रहे हैं, ठीक है, और एजिटेशन, उस बंदे को गुस्सा बहुत आता है, जीआई उसका अपसेट हो जाता है, डायरिया वगैरह या पेट दर्द, एब्डोमिनल पेन, और बाद में हेलुसिनेशंस होती हैं, बाद में विजुअल वाली, और फिर एंड पे जाके 48 घंटे के बाद, यानी कि तकरीबन 2 दिन बाद डेलीरियम ट्रेमंस आते हैं उसको। अब पढ़ते हैं बारबिटूरेट्स। बारबिट्रेट्स का भी वही काम होता है, जो गाबा ए के रिसेप्टर्स होते हैं उसको जाके पोटेंशिएट करता है। गाबा ए का रिसेप्टर है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अल्कोहल लग रहा है, यहाँ पे बारबिट्रेट्स लग रहे हैं, वहाँ पे बेंजोडाइज़ेपिन्स लगते हैं। अब जो बारबिट्रेट्स का जो सेफ्टी मार्जिन होता है बहुत कम होता है, यानी कि अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो हमारे पास जो है ना नुकसानदेह हो जाएगा। इसमें मार्क्ड रिस्पायरेटरी डिप्रेशन आता है हमारी बॉडी के अंदर, बहुत ज़्यादा जो है ना रिस्पायरेटरी तौर पर वो बॉडी डिप्रेस हो जाती है, रिस्पायरेशन जो उसकी कम मतलब कम हो जाती है। आप थोड़ा सा भी देंगे रिस्पायरेटरी डिप्रेशन ज़्यादा आ जाता है बारबिट्रेट्स के अंदर, इसलिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। इसका ट्रीटमेंट अगर बारबिट्रेट ज़्यादा हो गया तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, असिस्ट आपने रिस्पायरेशन को करना है, ठीक है, और बीपी को बढ़ा देना, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज बीपी वो आपने देख लेना। उसके लिए अगर इसको विड्रॉल करेंगे तो डेलीरियम्स आएंगे, डेलीरियम जो बंदा पहचान नहीं पा रहा, थोड़ी देर देर के लिए वैक्सिंग एंड वैनिंग हो जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो सकता है, उसका सीवीएस कोलैप्स हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है। ये चीज़ें आपने देख लेनी है कि अगर किसी बंदे को बारबिट्रेट दे रहे हैं तो गाबा ए के थ्रू काम करता है, और उसके अलावा रिस्पायरेटरी डिप्रेशन ज़्यादा आ जाएगा, सिम्टोमेटिक उसकी ट्रीटमेंट होती है, और इस तरह से जो है ना ओवरऑल हम उसको ट्रीट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स। अब बेंजोडाइज़ेपिन्स का क्या रोल होता है, बेंजोडाइज़ेपिन का भी सेम काम होता है कि गाबा ए के रिसेप्टर को जो है ना वो पोटेंशिएट करते हैं। इसके अंदर सेफ्टी मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अटैक्सिया हो जाएगा इस बंदे के अंदर, ठीक है, खास तौर पर अटैक्सिया उन लोगों के अंदर होता है जो हमारे पास जो है ना एल्डरली होते हैं, बहुत बूढ़े होते हैं, और वो अगर एंटी हिस्टामिन भी ले रहे हैं तो उनके अंदर ज़्यादा होने के चांसेस हैं। इसमें रिस्पायरेटरी जो डिप्रेशन होता है वो बहुत कम होता है, और ट्रीटमेंट जो उसका फ्लोमैजिनिल होती है, ठीक है, फ्लोमैजिनिल इसके अंदर भी काम करती है और नॉन बेंजोडाइज़ेपिन्स के अंदर भी काम करती है, तो 2 जगह पे काम करती है। ये बेंजोडाइज़ेपिन जो है ना रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है, यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। अगर हम ये जो बेंजोडाइज़ेपिन्स है इसको हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास वही जो हमने ऊपर बताई हैं नॉन स्पेसिफिक में ट्रेमर्स, सीजर्स, इंसोम्निया, एंजाइटी, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। सीजर्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप ख़राब हो जाएगी, यानी कि इंसोम्निया हो जाएगा, तो वो चीज़ें यहाँ पे आ गई। फिर हमारे पास सिर्फ 2 रह जाती हैं, ओपिएट्स और इनहेलेंट्स।
अब ओपिएट्स का क्या सीन होता है, ओपिएट्स जो है वो हमारे पास जो है ना वो काम करते हैं ओपिएट रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स पे, म्यू हो गया, कापा हो गया, उन पे जाके काम करते हैं। तो ये ओपिएट जो है म्यू रिसेप्टर को जाके एक्टिवेट करते हैं और हमारे पास जो है ना हर चीज़ को कम कर देते हैं, ठीक है। तो इसको आसान तरीका याद करने का ओपिएट्स का है कि हर चीज़ को कम कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। अब मियोसिस है यानी कि आँखों के साइज़ को कम कर देंगे, प्यूपल्स के रास्ते को छोटा कर देंगे, जीआई मोटिलिटी को कम कर देंगे, जीआई मोटिलिटी कम हो जाएगी, रिस्पायरेशन को कम कर देंगे, सीएनएस को कम कर देंगे और उसके बाद हमारे पास गैप रिफ्लेक्स को कम कर देंगे, सीजर्स को कर देंगे क्योंकि सीजर्स के थ्रेशोल्ड को कम कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को इस थ्रेशोल्ड पे जाके सीजर स्टार्ट होते हैं, अब वो इसको यहाँ पे कर देंगे तो सीजर जो है ना नीचे से स्टार्ट होने लग जाएंगे। तो सीजर के थ्रेशोल्ड को कम कर दिया। मोस्ट कॉमन काज ऑफ ड्रग ओवरडोज जो होती है ये भी इसकी यही काज होती है कि ओपिएट्स को बंदा ज़्यादा ले लिया तो उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि सीरियस डिप्रेशन और ख़ासतौर पर रिस्पायरेटरी डिप्रेशन जो है ना उसकी वजह से। अब इसमें जो मियोसिस का लफ्ज़ लिखा हुआ है, मियोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यही क्लू होता है हमारे पास अक्सर इसको पहचानने का। अक्सर जगहों पे ये भी बात हमने पढ़ी है कि मियोसिस और कॉन्स्टिपेशन के खिलाफ टॉलरेंस डेवलप नहीं होती, तो उससे भी आपने याद कर लेना है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ ड्रग ओवरडोज ये हो गया, ठीक है। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि नैलोक्सोन दे देते हैं। नैलोक्सोन जो होता है हमारे पास एंटागोनिस्ट के तौर पे काम करता है, तो वो उससे आपने याद कर लेना है कि वो हम देंगे तो उससे इंशाल्लाह ट्रीट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या याद करना है, अगर किसी बंदे को जो है खुद समझें, अगर किसी बंदे को जो है ओपिएट्स विड्रॉल हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछते हैं। विड्रॉल हो गया तो उसके क्या सिम्टम्स आएंगे। सबसे पहले क्या होता है, मियोसिस हो रही थी यानी कि वो हर चीज़ कम हो रही थी, आंखें कम हो रही थी, तो अब उसको मिड्रासिस हो जाएगी, आंखें बड़ी हो जाएंगी। पहले आंखें छोटी हो रही थी, अब हर चीज़ बड़ी हो जाएगी। पहले उसका जीआई मोटिलिटी कम हो रही थी, अब जीआई मोटिलिटी ज़्यादा हो गई। पहले उसको जो है ना हर चीज़ कम हो रही थी, उसको फ्लू लाइक सिम्टम, उसका नाक भी बह रहा है, रहीनोरिया उसका वही नाक बह रहा है, ठीक है। पहले बह नहीं रहा था, हर चीज़ बहना कम हो गई थी, अब बह रहा है। यॉर्निंग उसको नींद भी ज़्यादा आ रही है, तो ठीक है ऊँग लिए जा रहा है। नोज़िया आ रहा है उसको, पहले हर चीज़ कम हो गई थी, अब हर चीज़ ज़्यादा हो गई है, ठीक है। स्वेटिंग पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, वहीं हर चीज़ जो है ना एक्टिवेट हो गई है। पाइलोरेक्शन हो गई है, कोल्ड टर्की, उसके जो है ना बाल भी खड़े हो गए। उसके बाद जो हमारे पास लैक्रीमेशन हो गई है, उसकी आंखों में से जो है वो कतरे ज़्यादा आ रहे हैं, आंसू की तरह होते हैं, ठीक है। लैक्रीमेशन ज़्यादा हो गई है, तो हर चीज़ इसमें ज़्यादा हो गई विड्रॉल से। तो ये आपने एक पिक्चर माइंड में रखनी है कि हमारे पास जो है जो समझ लेंगे उसकी आँख हो गई, ये उसके ये हो गया, मुँह हो गया, ये हमारा बंदा हो गया, उसकी डायरिया हो रहा है, ठीक है। फ्लू वाला सिम्टम उसके नाक में से आ रहा है, हिनोरिया नाक में से आ रहा है, जॉइनिंग मुँह खोल रहा है, ऊँग ले रहा है, स्वेटिंग उसको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। पाइलोरेक्शन उसके बाल बहुत ज़्यादा खड़े हो गए हैं। उसके बाद जो है लैक्रीमेशन उसकी आंखों में से भी जो है ना वो आ रहा है, तो हर चीज़ उसकी बढ़ गई है। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, हर चीज़ को सिम्टम को कंट्रोल करना है। मेथाडोन होता है, मेथाडोन होता है, ब्यूप्रीनॉर्फिन होती है। आई थिंक ये इसमें से वो होते हैं पार्शल एगोनिस्ट होते हैं विड्रॉल को ट्रीट करने के लिए। अब आई एम नॉट श्योर मेथाडोन जो है आई थिंक एगोनिस्ट है और ब्यूप्रीनॉर्फिन जो है पार्शल एगोनिस्ट है। आई थिंक मेथाडोन जो है वो एगोनिस्ट ही होता है पूरा। इसको कंफर्म कर लेगा, ठीक है। बस आपने याद करना है कि अगर हमारे पास ओपिएट्स का ओवरडोज हो गया तो हम नैलोक्सोन देते हैं, अगर हमारे पास विड्रॉल हो गया तो हम किस ओपिएट एगोनिस्ट देने, ब्यूप्रीनॉर्फिन एंड मेथाडोन। फिर हमारे पास आते हैं इनहेलेंट्स आते हैं जो हम इनहेल करके लेते हैं और जो हमारे पास सीएनएस को डिप्रेस कर रहे हैं, हर चीज़ डिप्रेसेंट्स में आ रही है, ठीक है। इनहेलेंट्स का सबसे बड़ी, ये भी गाबा के थ्रू ही काम करते हैं। इनहेलेंट्स का सबसे बड़ा ये चीज़ है कि जो इनहेल करते हैं वो कहाँ से, नाक से इनहेल करेंगे, तो नाक और मुंह वाली साइड पे जो है ना वो रैश हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्लू इसमें। तो इसके थ्रू जो है ना उसको पहचान लेंगे, नाक में रैश हो जाएगा या जो है ना मुंह वाली साइड पे रैश हो जाएगा। तो ये देखें इसमें लिखा हुआ कि हमारे पास क्या हो जाएगा, पेरी ओरिफिशियल हमारे पास रैश हो जाएगा, नाक के साथ या फिर हमारे पास जो है ना मुंह के साथ रैश हो जाएगा। अब इसमें भी वही होता है कि हमारे पास जो है मूड एलिवेट हो जाता है, यूफोरिया हो जाता है, स्लर्ड स्पीच। हमारे पास अल्कोहल के अंदर भी स्लर्ड स्पीच थी, इसके अंदर भी स्लर्ड स्पीच आ रहा है, तो ये देख लेना है। टेक्सिया इसमें भी आ रहा है, उसमें भी था। ड्राउजीनेस सेम हो गया। इस पर बस ये है कि रैपिड ऑनसेट और रेजोल्यूशन। इनहेल है, जैसे हम इनहेल आराम से हो जाता है और आराम से चला जाता है, आराम से होता है, आराम से चला जाता है, और जो हमारे पास रैश छोड़ देता है अगर हम बार बार इसको यूज़ करें तो। बाकी इसके सिम्टम तकरीबन वही हैं जो हमारे पास अल्कोहल वाले, जैसे स्लर्ड स्पीच हो गया,
इसके अल्कोहल में भी लिखा हुआ स्लर्ड स्पीच था, अटेक्सिया था, ये 2 चीज़ें तो वही सेम होगी, ठीक है। बाकी ज़ाहिर है और चीज़ें डिफरेंट होंगी, तो वो जैसे अल्कोहल के अंदर पहली और फिशर रैश नहीं होगा, रैपिड ऑनसेट और रेजोल्यूशन नहीं होगी। उसके बाद अगर इसको हम नहीं लेते काफ़ी दिनों से, मतलब छोड़ देते हैं, विड्रॉल कर देते हैं, इरिटेबिलिटी, डिस्फोरिया, स्लीप डिस्टर्बेंस, वहीं सेम ऊपर वाले हो गए कि सीजर्स है, ट्रेमर्स है, स्लीप डिस्टर्बेंस है। तो वही चीज़ जो इंपॉर्टेंट था वो ओपिएट्स वाला इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और जो हमारे पास अल्कोहल वाला है वो वेरी इंपॉर्टेंट है विड्रॉल में। इनहेलेंट्स में हमारे पास बस हमने ये बात जो याद रखनी थी वो क्या थी कि हमारे पास पेरियोफिशियल रैश रहता है, रैपिड ऑनसेट होता है, रेजोल्यूशन होती है। ये जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। बाकी अल्कोहल, बेंजोडाइज़ेपिन जो है गाबा के थ्रू काम करते हैं, ओपिएट्स हो गए, इनहेलेंट्स हो गए, ये किस तरह से काम करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। बाकी अगर मज़ीद कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अगर मुझसे कोई बताने में कोई चीज़ गलत हो गई हो तो मुझे करेक्ट कर दें कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अब आगे आपसे मिलते हैं स्टिमुलेंट्स में और हेलुसिजेंस में। थैंक यू सो मच।